अरे राजू, फटाफट माल लोड कर, 12 बजे डिलीवरी देना। चल। जी जी महेश जी, आप ही का सामान लोड हो रहा है, बस 1 आध घंटे में आपके साइट पे पहुंच जाएगा। जी, नागेंद्र ही लेके आ रहा है। जी नमस्ते। अबे मैं तो दीवार कूद के भाग गया वहां से। देखिए वो सुधीर मोटा है ना, अबे वो गटर में गिर गया। क्या बात कर रहा है? इतनी बार्स मार रहा था, क्या बोले तुम लोग। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। काहे लाई? क्यों मुझे यहाँ पे खड़े रह के घूर रही थी? क्यों मेरे दोस्तों के सामने इज्जत का फालूदा करवाना चाहती है? चल, तेरा आज इंटरव्यू था ना, उसका क्या हुआ? आई वो लेट उठा ना तो जा नहीं पाया। फिर से वही बहाना? तू एक दिन टाइम पे नहीं उठ सकता? हाँ, कब तक चलेगा ये अजय? आई अब आँख लग गई थी तो मैं क्या करूं? मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा कि मैं क्या करूं, इसलिए आज तक ये घर चल रहा है। कॉलेज बीच में छोड़ के बैठ गया है, इंटरव्यू के लिए जाना नहीं चाहता है, सिर्फ आवारागर्दी करना चाहता है। तू करना क्या चाहता है? कब तक चलेगा ये? क्या सोचा है तूने अजय अपनी जिंदगी के बारे में? अभी तक कुछ सोचा नहीं आई। कब सोचेगा तू अजय? कब करेगा तू? कब एहसास होगा तुझे कि तेरी आई अब थक चुकी है? मुझे तेरी जरूरत है अजय। तेरे बाबा से तो बहुत सालों पहले उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, उन्हें तो शराब के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। अब तू भी उन्हीं की तरह कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। बस करना आई, घर पे तो जिम्मेदारी का भाषण सुनाती रहती है ना, रास्ते पे तो बख्श दे। तू घर ही जा, मैं ये तो सुन, एक पौवा और पिला देख। रवि बाबू साहब ने मना किया है उधारी देने को, पहले पैसा दो फिर मिलेगा। अरे लगता है कविता ही बैठ गई इधर सेठ बन के। बस आज के बाद तुम दोनों को एक पैसा नहीं दूंगी। शर्म तो आती नहीं है तुम दोनों को? इतना मेहनत करके पैसे कमाती हूँ मैं और तुम दोनों उड़ा देते हो बस। तू अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में और अब शराब में। कोई एहसास है अपनी जिम्मेदारी का? फिक्र है मेरी? गलती तुम दोनों की नहीं है, गलती तो मेरी है ना। ये घर मेरा है, पति मेरा है, बेटा मेरा है, यही सोच सोच के बस झेल रही हूँ तुम दोनों को। सच कहते हैं लोग, एक जिम्मेदार इंसान लापरवाह लोगों की जिम्मेदारी उठाना जब बंद कर देना तब समझ में आती है कि जिम्मेदारी क्या होती है। काय रे आई, बस करना। खाते वक्त तो चैन से खाने। चुप, खरं बोलती थी तिला बोलू दे। हो का? कहता तो वळत का नहीं हो? हाँ, इतनी समझ में आती है तो सुधर क्यों नहीं जाते तुम? और तुझे ये मैं बार बार बोलती हूँ पसंद नहीं आता है ना? एक दिन ये बोलना भी बंद कर दूंगी, उस घर में रहना भी। फिर ढूंढ लाना किसी को जो तुम दोनों का ख्याल रखे और तुम दोनों को झेले भी। बस हो गया मुझे तो, और नहीं होगा अब मुझसे। लगता है आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई तेरी आई। सचमुच ऐसा कुछ कर देगी तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। उसकी कमाई पर चलती है अपनी जिंदगी। घबरू नको बाबा, आई खाली होल देती है, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी। तुम खाना खाओ। पैसे कमाना, अपने शराबी पति रवि और आवारा बेटे अजय को संभालना, हर जिम्मेदारी अकेले निभाना। जिंदगी की इस गाड़ी को एक पहिए पर ढोते ढोते कविता थक चुकी थी। उसे एक परिवार चाहिए था, एक नॉर्मल परिवार, एक सुकून की जिंदगी। वो इस घुटन भरी जिंदगी को और नहीं सहना चाहती थी, वो इससे दूर जाना चाहती थी।
कविता की अपने पति और अपने बेटे को छोड़कर जाने की बात महज धमकी नहीं थी, ये उसके अंदर की तड़प थी, उसकी अनकही आरजू थी अपनी जिंदगी को एक नई मंजिल देने की। और आखिर एक दिन वो रोज की तरह घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। कविता आली गई इकडे? नहीं, वो यहाँ पर नहीं आई है। घर पे भी ताला लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ चली गई हो। अच्छा हुआ, बेचारी की जान तो छूटी। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा। बाबा, बाबा उठो। अजय, आई अली। अरे नहीं, दरवाजे पे भी ताला लगा है। उठो तो, चाबी है मेरे पास। ये आई भी ना, खुद बड़ा जिम्मेदारी का भाषण देती रहती है, लेकिन खुद इतनी भी जिम्मेदार नहीं है कि कहीं बाहर जा रही है तो पड़ोस में चाबी दे के जाए। लो, खाना भी नहीं बना है। बाबा, लगता है आई ऑफिस से ही घर नहीं आई है अभी तक। मैंने फोन किया था उसको, बंद आ रहा है उसको फोन। ए अजय, तेरे पास पैसे है? पैसे तेरे पास? भूख लगी है बहुत। हाँ, जा जा जल्दी से खाने को लेके आ कुछ, बहुत भूख लगी है। तेरे माँ को भी आज का ही दिन मिला था देर से आने के लिए। जाना जल्दी, जब भूख लगेगा। उठो बाबा, खाना लाया हूँ। बाबा उठो, खाना लाया हूँ। बाबा, बाबा, बाबा उठो। आ गई तू कविता? आ गई? नहीं बाबा, आई नहीं आई। खाना लाया हूँ, चलो आओ, खा लो। बाबा, आई कहीं सच में तो नहीं चली गई? कल बहुत गुस्से में बोल रही थी वो सिर्फ गुस्से में बोल देती है, मैं जानता हूँ उसको। वो देख, उसका ही मैसेज होगा। देख, ये तो मेरे को और कौन मैसेज करता है? हाँ, आई का ही है। बोला था मैं। फिर पढ़। अब मैं वापस नहीं आने वाली उस घर में, मेरा इंतजार मत करना, मैं तुम लोगों से दूर जा रही हूँ। ये क्या लिखा है इन्हें? फोन लगा तो अभी गया, अभी फोन बात कर उससे। The number you are trying to call is currently switched off. आई का फोन भी बंद आ रहा है। अरे यार, क्या हो गया है तेरी आई को? लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। बाबा, मुझे लगता है आई ना अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई है और हमें डराने के लिए ऐसा मैसेज कर रही है। देखना, कल तक आ जाएगी। आप खाना खाओ।
मैं अब नहीं आने वाली। मैं थक चुकी हूँ तुम दोनों से। जा रही हूँ तुम लोगों से दूर। मुझे अब चैन से जीने दो। The number you are trying to call is currently switched off. बाबा, बाबा, उठो बाबा, आई का मैसेज आया। हाँ? क्या लिखा है? आई अभी नहीं आएगी। उसने अब भी मैसेज में वही लिखा है कि वो हमसे तंग आ चुकी है और बहुत दूर जा रही है। तू फोन कर उसको, फोन कर तू। किया था बाबा, फोन भी बंद आ रहा है। क्या नाटक लगा रखा है तेरी आई ने। नाटक नहीं है बाबा, मुझे लगता है आई सच में नहीं आएगी। कविता अक्सर धमकी देती थी, लेकिन इस बार मामला गंभीर नजर आ रहा था। दोनों बाप बेटे को इस बात की फिक्र थी कि अब उन्हें अपने काम खुद करने होंगे, अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना होगा। कविता ने कई बार ऐसी धमकी दी थी, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं किया था। इसलिए शायद रवि और अजय को उम्मीद थी कि कविता लौट आएगी। लेकिन 2 दिन गुजर गए, कविता के मैसेजेस आने भी बंद हो गए। उसके लौट आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अजय, तेरी आई ऐसा नहीं कर सकती। हमें छोड़ के नहीं जा सकती वो। बाबा, आई शायद सच में हमसे बहुत तंग आ गई थी। देख, वो हमसे नाराज थी, मैं जानता था, लेकिन ऐसे बिना बताए अचानक कैसे जा सकती है वो? उसका सारा सामान यहीं पर है, कपड़े यहीं पर है। कुछ लेके गई क्या वो साथ में? नहीं। फिर मुझे यकीन है वो आ जाएगी। बाबा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आई तो हमसे बात भी नहीं कर रही, फोन भी बंद करके बैठी है। देख, हम उसकी राह देखते ऐसे ही यहाँ पे बैठे नहीं रह सकते। हमें ढूंढना होगा तेरी आई को। लेकिन बाबा, ढूंढेंगे कहाँ? क्या तुम दोनों को नहीं मालूम कि वो कहाँ काम करती हैं? कविता जी ने तुम दोनों को 2 मैसेज भेजे और उनमें लिखा है कि वो तुम दोनों से थक चुकी हैं, इसलिए घर छोड़कर चली गई। साहब, मैं मानता हूं कि मैं अच्छा पति नहीं हूं। इतने सालों में कभी नहीं बन पाया। मेरा बेटा भी मेरी तरह जिम्मेदारियों से भाग रहा था, लेकिन वो नाराज चाहे कितनी भी हो साहब, लेकिन वो इस तरह घर छोड़ के नहीं जा सकती। हो सकता है अपने माँ बाप के यहाँ चली गई हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ। नहीं साहब, हमारे सिवा उसका कोई नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई हो। और जाहिर सी बात है, तुम दोनों तो उनकी किसी सहेली को जानते नहीं होंगे। तो वैसे भी उनका इस तरह से चले जाना कोई ताज्जुब की बात तो है नहीं। तुम्ही ने बताया कि वो कई बार ऐसे चले जाने की धमकी दे चुकी थी। हाँ साहब, आई ऐसा कहती जरूर थी, लेकिन सिर्फ हमें डराने के लिए। और हम जैसे भी थे, आई को फिक्र थी हमारी। मुझे नहीं लगता कि आई हमें ऐसे छोड़ के जा सकती है। शायद यही भूल थी तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपनी आई की बातों को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। आप ठीक कह रहे साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं कविता ने कुछ कर न लिया हो, या फिर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो साहब। देखो, पहली बात, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी आई एक 42 साल की पढ़ी लिखी समझदार औरत है। दूसरी बात, उन्हें हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का, और ये फैसला लेने की वजह तुम दोनों ने ही उन्हें दी है। ये बात उन्होंने अपने मैसेज में कही है। इसलिए उन्होंने कुछ गलत कर लिया हो या उनके साथ कुछ गलत हो गया हो, ये मानना बहुत मुश्किल है। साहब, 3 दिन से कविता घर वापस नहीं आई, तब जाके एहसास हुआ कि हमें कितनी जरूरत है उसकी, हम कितने निर्भर है उसके ऊपर। हमने उसकी कद्र कभी नहीं की साहब। आई ने मुझे भी बहुत समझाया था, बिंदियां की थी, लेकिन मैं स्वार्थी हो गया था, कभी उनकी तकलीफ ही नहीं दिखी। चलो, अच्छी बात है, तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। अब कविता जी को भी उनकी जिंदगी अच्छे से जीने दो। अगर उन्हें कभी लगेगा कि उन्हें वापस आना चाहिए तो वो खुद वापस आ जाएंगे। साहब, इस बात का तो डर है मुझे कि अगर वो वापस आई ही नहीं तो। और देवा शपथ साहब, ये डर इसलिए नहीं कि हमें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि क्योंकि हमें फिक्र है उसकी। साहब, आप ही सोचो, जैसा भी था, लेकिन 20-22 साल का रिश्ता था साहब। ऐसे 2 मैसेजेस में कैसे खत्म हो सकता है साहब? मुझे सच में डर लग रहा है कि
ऐसी जिंदगी से थक हार कर कहीं उसने खुद के साथ कुछ कर न लिया हो। एक काम करो, कविता जी के फोटोग्राफ्स और उनकी डिटेल्स हमें दे दो, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। वाटकर, इस औरत की फोटो और डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशन और अस्पताल में भेजो। 9 जुलाई से आज तक के सारे रिकॉर्ड चेक करो, शायद कहीं कोई एक्सीडेंट का केस रजिस्टर हुआ हो। ये एक कमजोर कोशिश थी उस औरत को ढूंढने की जिसने खुद मैसेज करके बताया था कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। कुछ और दिन बीत गए। इन दिनों में ना कविता का कोई मैसेज आया, ना उसकी कोई खबर। रवि और अजय खौफ के साए में जी रहे थे। ये सवाल उन्हें बार बार सता रहा था कि क्या वाकई कविता ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मेरी एक जगह बात हो गई है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। बड़ी मुश्किल से माना उसने, यकीन ही नहीं कर रहा था कि मैंने पीना छोड़ दिया है। मुझे भी एक कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम मिल गया है। हमने तेरी आई को बहुत दुख दिया अजय। मैं जब भी सोचता हूँ ना इसके बारे में कि वो सच में हमसे तंग आकर चली गई है, तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, नहीं, ती आपल्याला अशी सोडून नहीं जाऊ शकत, ऐसे नहीं जा सकती वो। रवि, अभी तक हमें तुम्हारी पत्नी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सच कहूं, अगर कविता जी अपनी मर्जी से कहीं चली गई हैं तो उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है, और मेरे ख्याल से गलत भी, क्योंकि उनकी नई सुकून भरी जिंदगी में तुम लोगों की वजह से फिर से परेशानी आ सकती है। मैं कविता को इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूं साहब क्योंकि वो उस नर्क में हमारे पास वापस आ सके। मैं सिर्फ तसल्ली करना चाहता हूं कि वो सही सलामत है भी या नहीं, और हो सके तो उससे माफी मांगना चाहता हूं। वो वाकई हमें छोड़कर चली गई है तो उसने बहुत सही किया है, 100% बरोबर। हम उसके लायक थे ही नहीं। रवि, मैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा पछतावा समझ सकता हूं। हम एक लापता फरार इंसान को ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये केस वैसा है ही नहीं। ये केस एक ऐसी औरत का जो अपने पति, अपने बेटे से परेशान होकर खुद कहीं चली गई है। देखा जाए तो ये पुलिस केस बनता ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है साहब, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि कविता के साथ कुछ तो हुआ है, कुछ गलत हुआ है। हुआ है गलत, और वो गलत ये हुआ है कि उनकी अच्छाई की कभी कद्र तुमने की नहीं, उन्हें उनकी परेशानियों को तुम लोगों ने कभी समझा ही नहीं। मानता हूं साहब, मैं कमजोर था इसलिए मेरी जिम्मेदारी से भाग रहा था, लेकिन कविता कमजोर नहीं थी साहब, और ना कभी हो सकती है। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, सिर्फ इतना पता लगा लो कि वो सही सलामत है भी या नहीं। कविता जी का नंबर दे दो, हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। हो सकता है जहां वो काम करती थी वहां पर किसी को कुछ पता हो। मेरे पास सूरज कदम का नंबर है। कविता 2 साल पहले जहां काम करती थी वहां पर वो भी सुपरवाइजर था। ये नई नौकरी उसी ने दिलवाई है कविता को। ठीक है, उसका नंबर भी लिख दो। वरुण, कविता के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इस सूरज कदम से भी कांटेक्ट करो। अभी हमें सिर्फ इस केस पर फोकस करना है, पता लगाना है कि कविता गई तो गई कहां। और उसके बाद सर? देखो, अगर कविता अपनी नई जिंदगी कहीं बहुत सुकून के साथ जी रही है तो हम उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अगर वो अपने पति, अपने बेटे के पास नहीं आना चाहती तो ना है, ये उनकी मर्जी। उनके पति को भी अपने किए पर पछतावा है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या वाकई में उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। हमें भी बस यही पता करना है। अब पुलिस ने कविता जाधव की तलाश शुरू की। उन्हें यह पता लगाना था कि क्या कविता अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। अब देखना यह था कि यह तहकीकात पुलिस को कहां ले जाने वाली थी। ये सब गिन के गोडाउन में रख देना और साइन ले लेना। हेलो, मिस्टर सूरज कदम? जी हाँ, मैं वर्मा नगर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर वरुण आप्टे बोल रहा हूँ। जी कहिए। आप कविता जाधव को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। बात क्या है सर? जी मेरी रवि से बात हुई थी, उसने बताया कि कविता घर छोड़कर चली गई है। आप कविता को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? कविता बहुत भली औरत है और मेहनती भी। मैं पहले जिस फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था, कविता वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी और वो फैक्ट्री बंद होने वाली थी। कविता वो सूरज भाऊ, मैं जानती हूँ आप मुझे क्या कहने आए हैं।
मुझे भी नौकरी से निकाला जा रहा है ना। सॉरी कविता, पर सिर्फ तुम्हें ही नहीं, काफी लोगों को निकाला जा रहा है, मुझे भी। आप तो जानते हैं सूरज भाव, मेरे लिए नौकरी कितनी जरूरी है। रवि तो कुछ भी नहीं करते। अजय के साथ जो उम्मीद जुड़ी है वो भी टूटती जा रही है। कॉलेज में 2 बार फेल हो चुका है वो, फिर भी पढ़ा रही हूँ उसे कि कैसे तो करके ग्रेजुएशन तो पूरा कर ले। 6 सालों से कविता उस फैक्ट्री में काम करती थी। और आप तभी से उसे जानते हैं? नहीं सर, उससे भी 2 साल पहले से। आपको पता है कि वो काम कहाँ करती थी? हाँ सर, मैंने उसे वहां काम दिलवाया था। कहाँ? 7 रेनबोज पेंट डीलर्स में। दीपेश पाटिल? हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थे ना। हाँ हाँ वही। उसने अपनी खुद की पेंट डीलरशिप शुरू की है और उसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट एडमिन की जरूरत है। उसने मुझसे पूछा तो मुझे फौरन तुम्हारा ख्याल आया। इंटरेस्टेड हो इस जॉब में? ये भी कोई पूछने की बात है सुरेश भाऊ? मैं तो जल्द से जल्द काम शुरू कर देना चाहती हूँ। और कविता ने दीपेश के वहां काम करना शुरू कर दिया। आप मुझे दीपेश का नंबर दे सकते हैं? श्योर सर। अरे राजू, फटाफट हाथ बढ़ा, सारा माल लोड कर। उठा है सब, चल फटाफट, ये भी सब लोड कर, ये सब। हेलो, दीपेश पाटिल? जी बोल रहा हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर वरुण आपटे, वर्मन नगर पुलिस स्टेशन से। जी सर, कहिए। आपसे कुछ बात करनी है मिस्टर पाटिल। जरूर सर। मुझे सूरज का फोन आया था, वो बता रहा था कि आपको कविता के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। चौल में सभी को कविता के बारे में पता चल गया था मैडम। अच्छा हुआ कि वो घर छोड़ के चली गई। एक तो उसका पति बेवड़ा और दूसरा उसका बेटा 1 नंबर का आवारा निकल गया था। सुना है अच्छे घर से थी वो, अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते थे पता नहीं, और अब तो उन्हें गुजरे हुए भी सालों हो गए होंगे। और इसके पास अपना कहने को पति और बेटा ही तो था, शायद इसीलिए सब कुछ झेलती थी। और इसका पति पहले से ही ऐसा था, 17-18 सालों से देखता आ रहा हूँ, पीने के लिए ही जीता था। और सुना है आजकल कहीं सिक्योरिटी का काम कर रहा है। थैंक यू। जी सर, कविता 9 जुलाई को ऑफिस आई थी, हमेशा की तरह 9:30 बजे शार्प। काम कितना भी ज्यादा हो पूरा करके ही जाती थी। मैंने उसे कभी भी अधूरा काम छोड़कर जाते हुए नहीं देखा। हालांकि उस दिन काम कम था, इसलिए वो 5:30 बजे निकल गई रोज के टाइम पर। बस उस दिन के बाद मैंने उसे नहीं देखा। अगले दिन जब वो ऑफिस नहीं आई तो मैंने उसे फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सर, अब आप पूछेंगे कि मैंने कोई इंक्वायरी क्यों नहीं की, किसी से पूछा क्यों नहीं? जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था। आप ही ने कहा कविता एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय थी। आप ही बताइए, आजकल अच्छे एम्प्लॉय कहाँ मिलते हैं? वो बिना इंटीमेशन के, बिना लीव लिए अचानक से गायब हो गई, और आपने इसकी वजह जानना जरूरी नहीं समझा? वजह न जानने की भी एक वजह है सर। कविता सिर्फ अच्छी एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां थी। हालांकि उसके काम से, उसके बर्ताव से पता नहीं चलता था, लेकिन उसकी आंखों में दिखाई देता था उसका दुख। सर, मैं तो उसे तब से जानता हूं जब हम एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। उसके बाद जब वो मेरे यहाँ नौकरी पे लगी तब भी हालत वैसे ही थे। मैंने उससे कहा भी कि मैं उसके लड़के को कहीं नौकरी पे लगा दूं। 1-2 जगह मैंने बात भी की थी, लेकिन अजय खुद को नवाब की औलाद समझता है, इंटरव्यू पे गया ही नहीं। और जहाँ तक उसके पति का सवाल है सर, तो उसका जवाब तो पूरी चौल के पास है जहाँ वो रहता है। आपके कहने का मतलब ये है कि कविता अपने शराबी पति और आवारा बेटे से तंग आकर घर छोड़कर चली गई? हाँ जी सर, इसके अलावा मुझे तो कोई और वजह नजर नहीं आती। क्या ऐसा हो सकता है कि कविता किसी और के साथ चली गई हो? आपके कहने का मतलब है कि उसके पति के अलावा कोई और आदमी था उसकी लाइफ में? हो सकता है कोई उन्हें ऐसा मिल गया हो जिसके साथ उन्हें जिंदगी जीने जैसी लगने लगी हो। जी सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वरुण? अभी तक की इंक्वायरी से तो ऐसे ही लगता है सर कि ये कोई पुलिस केस नहीं है। एक औरत अपने बेटे और पति से नाउम्मीद थी, इसलिए एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई।
सर मैंने चौल में कई लोगों से बात की, लेकिन सबने यही कहानी सुनाई है और सबको यही लगता है कि कविता ने घर छोड़कर अच्छा किया। हो सकता है कविता ने वही किया हो जो हम सोच रहे हैं, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कदम आगे बढ़ते हैं। कविता के फोन रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं? कल तक मिल जाएंगे सर। फरुण, मुझे लगता है दीपेश जानता है कि कविता किसके ज़्यादा करीब जाने लगी थी। जी हाँ सर, शायद दीपेश जानता है, इसलिए जब कविता अगले दिन काम पर नहीं आई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने सालों से ज्यादती पे ज्यादती करता आया हूं तेरी आई पर। समझता था लेकिन स्वार्थी हो चुका था। एहसास ही नहीं होता था कि मेरी खुदगर्जी की वजह से मैं उसका चैन, उसका सुकून सब छीन रहा हूं। और आज जब वो नहीं है तो मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। काश वो वापस आ जाए और मैं उससे माफी मांग सकूं, उसे वो जिंदगी दे सकूं जो वो हमेशा से चाहती थी। मुझे लगता है आई का जाना जरूरी था, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए। लेकिन बाबा, बस एक बार आई वापस आ जाए बाबा। मैं आई को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, उनकी हर बात मानूंगा। सर, कविता जाधव का फोन रिकॉर्ड स्कैन किया। इस पूरे मामले में कुछ तो अटपटा जरूर है। जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी के तौर पर सभी के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाएं सर। कविता के अलावा उसके पति रवि, उसके बेटे अजय और कविता के बॉस दीपेश पाटिल के भी। 9 जुलाई की रात को 10:30 बजे कविता ने जो मैसेज किया था सर, वो मुंबई से ही किया था। लेकिन कविता ने अगले दिन सुबह जो दूसरा मैसेज किया था वो गणपति पुले से किया था। अटपटा किसके फोन रिकॉर्ड्स में नजर आ रहा है? अरे, आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ, एक अर्जेंट ऑर्डर डिलीवर करना है। अरे अभी तो आपने कहा छुट्टी ले रहा हूँ, चाय बना दे। और चाय बनाई तो प्रोग्राम चेंज। संध्या, मैंने कहा ना कि अर्जेंट है, जाना ही पड़ेगा। हेलो। हेलो दीपेश जी, इंस्पेक्टर शेखर दीक्षित बोल रहा हूँ। जी सर, कहिए। उस दिन आपने हमें बातें तो बहुत बताई, लेकिन अधूरी थी। कुछ जरूरी बातें तो रह ही गई। अच्छा, ऐसा है तो मैं फिर से आ जाता हूँ। मुझे लगा ही था कि दोबारा बुलाएंगे। देखा, काम पे नहीं गया तो फोन से चिपके रहना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं चला ही जाता हूँ, चाय तुम पी लेना। दीपेश की बातों में जो कॉन्फिडेंस है वो या तो एक सच्चे आदमी में होता है या फिर उस आदमी में जो झूठ बोलने में बहुत माहिर होता है। ताल में कुछ तो काला है। कविता के फोन रिकॉर्ड से एक हल्का सा सुराग मिला था जो शक करने लायक था। कविता का बॉस दीपेश पाटिल अब पुलिस की रडार में था। क्या वाकई शक करने लायक कोई बात थी? दीपेश पाटिल साहब, तो आपको लग रहा था कि हम आपको फिर से बुलाएंगे, यानी आप भी जानते थे कि आपने हमसे कुछ छुपाया। तो चलिए, जो भी आपने हमसे छुपाया था वो बता दीजिए। और हाँ, इस बार आधा अधूरा नहीं, पूरा बताइए। तो चलिए, हो जाइए शुरू। सर, किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर दुख हो, तनाव हो, तो वो चाहता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात किसी के साथ शेयर करे। कोई तो हो जो उसकी बात सुने। समझे ना समझे अलग बात है सर, लेकिन पाटिल साहब, ये फिलॉसफी का ज्ञान देना बंद कीजिए और इन फोन रिकॉर्ड से जो सवाल उठे ना, उनका सीधा सीधा जवाब दीजिए। 9 जुलाई की रात को कविता मुंबई में थी और 10 जुलाई को गणपति पुले में। हो सकता है वो अपने बेटे और पति के लिए प्रार्थना करने गई, उनकी सद्बुद्धि के लिए। लेकिन पाटिल साहब, आप वहां किसके लिए प्रार्थना करने गए थे? खुद के लिए? देखिए दीपेश जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 10 तारीख को आपके फोन की लोकेशन गणपति पुले थी और ठीक उसी दिन आपकी एम्प्लॉई अपने पति और बेटे से हताश होकर उन्हें छोड़कर चली गई, और वो भी गणपति पुले। और उसी दिन आप भी पहुंच गए गणपति पुले। जी सर, ये इत्तेफाक नहीं है। पाटिल साहब, अब आप
अपने ये फिलोसफी वाले हवाई जहाज को नीचे उतारिए ज़मीन पर और हमें ज़मीनी सच्चाई बताइए। उस दिन 9 जुलाई को शाम 5:30 बजे कविता अपना काम खत्म करके मेरी कैबिन में आई थी। दीपेश जी, मैं आ सकती हूँ? आओ कविता, आओ। कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? मैं थक चुकी हूँ दीपेश जी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ कविता। मुझे पूरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ। 22 साल दीपेश जी, उस आदमी की हर कमजोरी, हर बुराई के साथ मैंने समझौता किया, बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी गुस्से के उसका साथ दिया। लेकिन मुझे क्या मिला? एक बेटे से उम्मीद थी, लेकिन वो भी टूट गई। अब तो मैं ही अंदर से टूट गई हूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, ये पहली बार नहीं था कि कविता ने अपनी फीलिंग्स मुझसे बांटी थी, लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा बिखरी हुई सी लग रही थी। उसकी आवाज में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी निराशा थी। वो घर जाना ही नहीं चाहती थी। सर, तुम समझने की कोशिश करो कविता। अगर घर नहीं जाओगी तो और कहां जाओगी? मैं नहीं चाहती दीपेश, पर अब मैं घर नहीं जाऊंगी। बस बहुत हो गया, मुझे अब छुटकारा चाहिए। मैं उसकी मुश्किल समझता था सर, मुझे उससे हमदर्दी थी, लेकिन अब वो कहां जाएगी ये मैं कैसे तय कर सकता था? अजीब सी मुसीबत थी सर। मेरा मतलब है, आप किसी इंसान की बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो नहीं उठा सकते ना। आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि आप कविता के साथ गणपति पुले गए थे? जी सर, कविता वहां जाना चाहती थी, ये उसकी इच्छा थी। गणपति पुले? जी दीपेश जी, उसी के पास जयगढ़ एक जगह है, मैं वहीं से हूँ। मेरा पूरा बचपन वहीं पे गुजरा है। क्या आप मुझे वहां ले जाएंगे? मैं? कविता यूं अचानक कैसे? शायद जहाँ बचपन गुजरा है वहां जाके 22 सालों की थकावट थोड़ी देर के लिए मिट जाए। सर, उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ भी कर सकती थी, खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। मुझे उसे अकेले में छोड़ना ठीक नहीं लगा। सर, एक बार मैंने सोचा कि उसके पति से बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि मामला और बिगड़ सकता, क्योंकि वही तो जड़ है उसकी परेशानी की। मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आया सर, इसलिए मैं उसके साथ चला गया ताकि उसे कोई गलत कदम उठाने से रोक सकूं। सर, दर्शन करने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिला। अब इतने सालों की फ्रस्ट्रेशन कुछ देर में तो नहीं मिट सकती, लेकिन फिर भी वो पहले से काफी शांत नजर आ रही थी। वो कुछ देर समंदर किनारे बैठना चाहती थी। ये तुम ठीक हो? कविता, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। मैं जानता हूं तुम वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति और बेटा भी तुम्हारी राह देख रहे हो, फिक्र कर रहे हो। ऐसा होता है, किसी के जाने के बाद उसकी अहमियत ज़्यादा समझ में आती है। मेरी फैमिली भी सोच रही होगी, मैं घर के मंदिर में नहीं जाता, अचानक दर्शन करने गणपति पुले कैसे चला गया। आप अपने फैमिली से खुश हैं? हाँ। चलो अच्छा है, कोई तो खुश है। दीपेन जी, मुझे एक 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो? ऐसी जगह जहाँ 10 मिनट सुकून से बैठ सकूँ, जहाँ कोई ना हो।
अरे घबराइए मत, बस यही पास में ही है। बचपन में वहाँ अक्सर जाया करती थी। अब इतना दूर आए हैं तो सोचा बचपन की यादों को थोड़ा फिर से जी लूँ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना, हमें रात होने से पहले मुंबई पहुँचना है। और उसके बाद कविता वापस नहीं आई? नहीं सर, मैं राह देखता रहा, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, लेकिन वो नहीं लौटी। मैडम, मेरे साथ जो लेडी आई थी कविता, वो आई थी चाबी लेने? नहीं सर, चाबी तो यहीं पे रखी हुई है। The number you are trying to call is currently switched off. सर, मैंने फिर समंदर किनारे जाकर देखा, 2-3 घंटा और इंतजार किया, फिर मैंने हार मान ली। सर, मेरे ख्याल से कविता ने पहले से अपना मन बना लिया था, वो चली गई और मैं बंबई वापस चला आया। फिर आप अधूरी कहानी सुना रहे हैं। कविता आपके साथ गणपतिपुले गई, वो वहां से गायब हो गई, कहीं चली गई, ये बात आपको काफी टेंशन वाली नहीं लगी? आप चुपचाप मुंबई वापस आ गए और भूल गए उसे। सॉरी सर, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, कविता मेरे साथ नहीं आई थी, मैं कविता के साथ गया था। आप इस बात को किसी भी नजरिए से देखें, आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है मिस्टर पाटिल। आपको नहीं लगा कि आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी? सर, मुझे सब इंस्पेक्टर वरुण ने बताया कि कविता का पति रवि यहाँ कंप्लेन लिखवाने आया था। तब आपने कंप्लेन क्यों नहीं लिखी? आपने कविता को ढूंढना शुरू क्यों नहीं किया? हम यहाँ सवाल पूछने बैठे हैं, किसी के बेतुके सवालों का जवाब देने नहीं। मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि रवि जब कंप्लेन लिखवाने आया था तब आपके मन में भी यही आया होगा। कविता 42 साल की औरत थी, 20 साल के लड़के की मां। उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी सर, और कई सालों से थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था सर कि वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा बोझ क्यों ढो रही है। उसकी जिंदगी की मंजिल क्या है? शायद उसे एहसास हुआ होगा कि उसे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, उसकी जिंदगी की नई मंजिल तलाशनी चाहिए। होता है सर, अपनों से नाउम्मीद हुआ इंसान जब नई जिंदगी शुरू करने जाता है तो ऐसे ही चला जाता है। और मुझे लगता है कि मुझे कविता के फैसले की इज्जत करनी चाहिए, उसे पूरा हक था ऐसा करने का, इसलिए मैंने कंप्लेन नहीं लिखवाई। और सर, जब कविता ने अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर की तो मुझे डर लगा था कि वो कहीं कुछ कर ना बैठे, और इसीलिए मैं उसके साथ चला गया था गणपतिपुले, जहां वो जाना चाहती थी। अब सर, वो वहां जाकर अचानक गायब हो जाती है तो मैं क्या कर सकता हूं? और सर, ढूंढ तो उसे सकते हैं जो रास्ता भटक गया हो, जो अपनी मर्जी से कहीं चला गया हो, उसे कोई कैसे ढूंढे? ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि कविता ने रास्ता नहीं भटका, उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, या उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं सर, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कविता के साथ कुछ बुरा हुआ हो सकता है तो ये आपका काम है सर, आप ढूंढिए उसे। सर, मुझे उससे सहानुभूति थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की, जितना बन पड़ता था उतना किया। अब सर, मैं उसका बॉस हूं, कोई गार्डियन तो हूं नहीं। उसका दर्द मैं सुन सकता हूं, समझ सकता हूं, लेकिन उसका दर्द अपने सर उठाकर तो नहीं घूम सकता। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कविता के साथ कुछ हुआ होगा? अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कविता यूं ही कहीं भी चली गई, बल्कि वो एक तय जगह पर गई थी, वो भी अपने बॉस के साथ। और उनके बॉस का कहना है कि वो अचानक वहां से गायब हो गई। सोचने वाली बात यह है वरुण कि अगर कविता को अचानक बिना किसी को बताए यूं ही गायब होना था तो कहीं से भी हो सकती थी। वो गणपतिपुले ही क्यों गई, वो भी अपने बॉस के साथ? इन्वेस्टिगेशन तो बनती है वरुण। ये दीपेश कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ, इसकी जांच पड़ताल तो बनती है। अगर सफेद झूठ में सफेद रंग ढंग से मिलाया जाए ना तो वो सच के गाढ़े रंग को भी हल्का कर सकता है। ये कहानी अभी भी अधूरी है।
वरुण, कविता गणपति पुले गई थी ये तो तय है, और दिपेश का कहना यह है कि कविता उसके वहां साथ गई थी। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन क्या वहां पर वही हुआ जो दिपेश ने हमसे कहा? सर मैंने रवि से भी बात की थी, उसने भी यही कहा था कि कविता गणपति पुले के पास की जयगढ़ गांव को बिलोंग करती है। हालांकि अब वहां उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। वरुण, याद है जब हमने दिपेश की पहली क्वेश्चनिंग की थी तो हमने उससे पूछा था, क्या ऐसा हो सकता है कि कविता किसी और के साथ चली गई हो? आपके कहने का मतलब है कि उसके पति के अलावा कोई और आदमी था उसकी लाइफ में? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि दीपेश ही हो? हेलो। हाँ सूरज भाऊ, मैं रवि, कविता का पति। हाँ बोला। सूरज भाऊ, आप कविता को इतने सालों से जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि मैं उसका अच्छा पति कभी नहीं बन पाया। रवि साफ साफ बोलो, बात क्या है? सूरज भाऊ, क्या क्या कविता का किसी दूसरे आदमी के साथ कोई रिश्ता था? देखो, कविता को मैं सिर्फ उसके काम से जानता था, और ये उसकी पर्सनल लाइफ है जिसके बारे में उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आप ही ने उसे दीपेश पाटिल के यहाँ काम दिलवाया था ना, तो आपने खुद कविता की सिफारिश की थी या दीपेश पाटिल ने आपसे बात की थी? दीपेश ने कुछ नहीं कहा था, मैंने ही कविता का नाम रिकमेंड किया था। और अगर तुमने ये जानने के लिए फोन किया है कि दीपेश और कविता के बीच में अफेयर था या नहीं, तो तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो। सुनिए, आप 9 जुलाई को ही गणपति पुले गए थे ना? क्यों? तुम्हें बताया तो था, क्यों पूछ रही है? मैंने पुलिस पूछ रही थी, किसी सब इंस्पेक्टर आपटे का फोन आया था, पूछ रहे थे कि आप गणपति पुले गए थे, वो बात मुझे पता थी या नहीं। तो तुमने क्या कहा? यही कि मुझे पता था, पर ये पुलिस आजकल आपको इतना परेशान क्यों कर रही है? वो हमारे ऑफिस में एक औरत थी ना, कविता जाधव, वो अचानक फैमिली को छोड़कर कहीं गायब हो गई, उसी की इंक्वायरी चल रही है। आप उसी के साथ गणपति पुले गए थे ना? हाँ देखो कविता, अब तुम अपना डेली सोफ वाला दिमाग लगाकर कुछ उल्टा सीधा मत सोचने लगे। कविता एक भली औरत थी, उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी। उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही अपसेट थी, इसीलिए तो मैं उसके साथ चला गया ताकि वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। लेकिन पुलिस अब मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, रूटीन इंक्वायरी है। नौ जुलाई को दिपेश पाटिल और कविता जाधव ने जब चेक इन किया तो आपने उनके आईडी प्रूफ तो लिए ही होंगे? यस सर, फाइल में होंगे, मैं अभी आपको ढूंढ कर देती हूँ। उसके ही अगले दिन ये आदमी इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ आया था? जी सर, हालांकि उस वक्त मैं यहाँ नहीं थी, मेरी कुलीग अंजलि ड्यूटी पर थी। यस सर, मिस्टर दीपेश उस दिन काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे और उन्होंने पूछा भी था ये कविता मैडम के बारे में कि कहीं वो आई तो नहीं थी रूम की चाबी लेने के लिए। मैडम, मेरे साथ जो लेडी आई थी कविता, वो यहाँ आई थी चाबी लेने? नहीं सर, चाबी तो यहीं पे लगी हुई है। ये ध्यान से देख। नारियल की तरह मेरे को सबके शकल भी एक जैसी लगती है। वैसे ये आदमी जिसकी फोटो दिखाई आपने, इसका चेहरा बराबर याद है। ये 2 बार आया था यहाँ एक औरत के बारे में पूछने के लिए। अरे भाव, उस औरत को देखा जो मेरे साथ वहाँ पे बैठी हुई थी? औरत मेरे साथ बैठी थी ना वहाँ पे? नहीं साहब, मेरा ध्यान नहीं था उधर। अरे भाव, याद नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले 2 नारियल पानी लेकर मैं वहाँ पे बैठा था उस औरत के साथ। आप देखा होता तो बताने में मेरा क्या जाता है साहब। वो आदमी थोड़ी देर बाद फिर से पूछने आया था, काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए साहब उसकी शक्ल दिमाग में छप गई। दीक्षित साहब, आपका मैसेज मिलते मैंने पूरे गांव की छानबीन की, लेकिन कविता जाधव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, वो थी इसी गांव की, लेकिन अब उसका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता। यानी दिपेश सच कह रहा है, कविता उसके साथ गणपति पुले गई थी और फिर वहीं से कहीं चली गई। और सर, कविता का मोबाइल भी गणपति पुले में ही स्विच ऑफ हुआ था। गवाह और सबूत दोनों से यही साबित हो रहा है। हो सकता है कविता ने गणपति पुले पहुंचने के बाद ये फैसला लिया हो कि उसे आगे क्या करना है, और फिर चल पड़ी हो अपनी नई मंजिल की ओर। नहीं साहब, मैं अभी भी नहीं मान सकता हूँ कि कविता इस तरह हमें छोड़कर जा सकती है।
हमने उन्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उनके गांव भी होकर आए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि तुम्हारी पत्नी अपनी मर्जी से कहीं चली गई और उनका वापस लौटने का कोई इरादा ना हो। साहब, उस दीपेश पाटिल का कविता के गायब होने में कुछ तो लेना देना है। रवि, तुम्हारा शक करना जायज है, लेकिन हमने पूरी तरह से जांच की है और हमारी तहकीकात में दीपेश की कही हर बात सही साबित हुई है। एक भी सुराग हमें ऐसा नहीं मिला है जिससे यह लगे कि दीपेश झूठ बोल रहा है। सॉरी रवि, अब यह केस यहीं क्लोज होता है। अपनी उदासी को समेटे रवि फिर से काम पर लग गया। कविता के जाने के बाद उसमें आया बदलाव बरकरार रहा। अजय भी काम में मन लगा रहा था। कविता की गैर मौजूदगी ने उसके पति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया और उसके बेटे को भी। दोनों को बेहद दुख था कविता को इस तरह से खो देने का। कविता की कमी तो खल रही थी, लेकिन सबकी जिंदगी अपनी गति से चलती रही। हालांकि एक सवाल सबके मन में रह रह कर उठता था, आखिर कविता थी कहां? सर, वरुण को बुलाओ। जी सर। वरुण, कविता जाधव केस में कोई अपडेट हुई? उसने अपने पति, बेटे या बॉस को कोई कॉल किया हो? लगता तो नहीं है सर। मैंने उन सबसे कह रखा है कि अगर कविता उन्हें कांटेक्ट करे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करे। वैसे कुछ खटक रहा है क्या आपको सर? पता नहीं। इस केस के बारे में जब भी सोचता हूं हमेशा ये केस मुझे अधूरा ही लगता है। 9 जुलाई को एक औरत बिना बताए अचानक कहीं चली गई। फिर वो अपने पति के मोबाइल पर एक मैसेज भेज दिए कि वो अब कभी नहीं आएगी, और फिर उसके अगले दिन 10 जुलाई को वापस मैसेज भेज दिए। क्यों? दोबारा मैसेज भेजने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है सर, शायद कविता के लिए यह फैसला लेना आसान तो नहीं रहा होगा। उसने जब पहला मैसेज भेजा होगा तो उस वक्त वो श्योर नहीं होगी। वो शायद अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहती होगी, और अगले दिन उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। क्या ये भी हो सकता है कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत हो? ऐसा तो तभी हो सकता है सर जब किसी का इरादा कविता को नुकसान पहुंचाने का, शायद जान से मार डालने का। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। वरुण, एक काम करो, डायरी में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करो। मुझे नहीं लगता अभी इस केस में इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता है। तहकीकात में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था, लेकिन तहकीकात खत्म होने के कुछ महीनों बाद फाइलों के नीचे दबा कविता जाधव का केस फिर से उभर कर आया। कविता जाधव, उम्र 42 साल, हाइट 5 फुट 3 इंच, 9 जुलाई 2015 से लापता। उम्र 38 से 46 के बीच, हाइट 5 फुट 3 इंच। सर, मुर्दाघर से एक सर्कुलर आया है लावारिस लाशों के दाह संस्कार के बारे में। तो सर, मैं सबकी डिटेल पढ़ रहा था, तभी मेरे ध्यान में कुछ आया। क्या उसमें ऐसा कोई है जो हमारे किसी केस से जुड़ा है? सिमिलरिटीज तो हैं। उम्र और हाइट के साथ साथ पहनावा भी मैच कर रहा है। मरने वाली औरत ने भी साड़ी पहन रखी है। रवि ने भी हमसे यही बताया था कि कविता जाधव हमेशा साड़ी पहनती थी, है ना? राइट सर। ये बॉडी 29 जुलाई को मिली थी ना? जी हाँ सर। और डायरी में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी हमने 21 जुलाई को, और शायद उसी दिन हमने इस केस को आखिरी बार डिस्कस भी किया था। वरुण, इस केस में हमसे कुछ छूट तो नहीं गया? लाश काफी सड़ी हुई हालत में हमें नूपुर नाका के पास मिली थी। कब मिली थी लाश? 29 जुलाई की सुबह, एक टूटे हुए मकान में। हाँ साहब, वो कविता ही थी, मेरी बीवी। साहब, आईने खुदकुशी की थी? नहीं,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मारा गया, हत्या की गई थी उनकी। आप दोनों ने ताबीज और साड़ी देखकर उनकी पहचान तो कर ली है, फिर भी हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा। साहब उस दीपेश का हाथ है इसमें। उसकी एक भी बात पे मुझे पहले से यकीन नहीं था। मैं कविता को 22 सालों से जानता हूं साहब। वो इस तरह हमें छोड़ के नहीं जा सकती। वो उस दीपेश के साथ इतनी दूर इस तरह क्यों जाएगी? हाँ साहब, बाबा बिल्कुल सही कह रहे। हाँ, ऐसा कभी नहीं कर सकती। साहब वो दीपेश को छोड़ना मत। उसकी हर बात झूठी है साहब। उसी ने मारा है कविता को, उसको छोड़ना मत साहब। सुनिए, आज डब्बे में गोभी की भाजी चलेगी ना? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों दिख रहे हैं आप? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हो रहा है आपको? दीपेश, 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 दीपेश। सर, दीपेश पाटिल को हार्ट अटैक आया है। क्या? जी हाँ सर, माइल्ड अटैक है, फिलहाल आईसीयू में है वो। खतरे की कोई बात नहीं है, बहुत ही माइल्ड अटैक था। डॉक्टर, हम दीपेश पाटिल से कुछ सवालात करना चाहते हैं। आपके हिसाब से कब मुनासिब होगा? अगले 48 घंटों तक हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने वाले हैं। अगर सब नॉर्मल रहा तो 2 से 3 दिन बाद आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। वरुण, मुझे लगता है दीपेश और कविता के बीच सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं था, जैसा कि दीपेश ने कहा। सर, दीपेश का कहना था कि कविता गणपति पुले से गायब हुई थी, जबकि उसकी लाश मिली पनवेल से। हो सकता है दोनों वापस लौटे हों। ये दीपेश हमें पूरी कहानी नहीं सुना रहा है। हालांकि कविता के फोन रिकॉर्ड्स से तो ये नहीं लगता कि वो मुंबई वापस लौटी थी। सर, एक ऐसे अजीब सा थॉट मेरे दिमाग में आया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक शराबी निकम्मे पति को पता चला कि उसकी बीवी किसी के साथ चली गई है, अब वो वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। इस बात पे उसे गुस्सा आया, उसने अपनी पत्नी को ढूंढा और मार दिया। उसके बाद हमारे पास आया FIR लिखवाने। वरुण, हम कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन रवि अपनी पत्नी को क्यों मारेगा? वो तो पूरी तरह से अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर था। उसको तो ये तक नहीं मालूम था कि उसकी पत्नी काम कहाँ करती है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कोई केस ही नहीं था, एक औरत का निजी फैसला था जो अपनी पारिवारिक जिंदगी से तंग आकर कहीं चली गई थी। फिर एक मोड़ पर हल्का सा मिसिंग केस का एंगल जुड़ा, लेकिन अब कविता की लाश के पोस्टमार्टम के बाद यह साबित हो गया था कि यह एक मर्डर केस है। लेकिन अब भी यह केस नतीजे से कोसों दूर था। कत्ल की वजह, कातिल और क्या हुआ था कविता के साथ, इसका पता चलना अभी बाकी था। क्या बात है पाटिल साहब, आज आप अपनी फिलॉसफी नहीं सुना रहे? हाँ? कोई बात नहीं, मैं सुनाता हूं। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, और तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। किस बात की सजा सर? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं। ये ठीक नहीं है सर। आखिर मेरा कसूर क्या है? यही ना कि मैंने कविता की मदद करनी चाहिए। वो कोई गलत कदम ना उठा रहे, इसलिए मैं उसे गणपति पुले ले गया जहां वो जाना चाहती थी। अब वो वहां से अचानक गायब हो गई तो मैं क्या कर सकता हूं? अब इतने समय बाद आप कह रहे हैं कि आपको उसकी लाश मिली है बंबई में, किसी ने मार डाला बेचारी को। लेकिन सर, इससे मेरा क्या लेना देना? अभी भी तुम हमें पूरा सच नहीं बता रहे, और अगर तुमने मुझे पूरा सच... मेरा सच नहीं, आपकी तहकीकात अधूरी है सर। आप मुजरिम को पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उस जुर्म में जो मैंने नहीं किया किसी और ने किया हुआ। लगातार 3 दिनों तक दीपेश की काफी सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वो अपने बयान पर अड़ा रहा। ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा था जो इस केस को उसके नतीजे तक पहुंचा सके। इस दौरान कविता का पति रवि पुलिस स्टेशन आता रहा, इस सवाल का जवाब जानने कि आखिर दीपेश ने कविता को क्यों मारा, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सर, हम लोग अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि कविता गणपति पुले गई थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कविता गणपति पुले गई ही ना हो। कहना क्या चाहते हो गुरु? सर, ये दीपेश अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि उसने हर चीज को पहले से प्लान किया था, और उसी प्लान के मुताबिक हर कदम उठाया गया।
मतलब पे झूठ पर सच का रंग लगाया। दिपेश ने हर चीज प्लान की थी। जी हाँ सर, यहाँ तक कि कविता के मोबाइल का गणपतिपुले में होना, ताकि हम लोग ये समझें कि कविता गणपतिपुले में थी, जबकि शायद वो यहीं थी, मुंबई में। घबराओ मत संध्या, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो मेरा। ये लोग मुझे खामखा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे, देख लेना। संध्या, संध्या रो मत। नो सर, हमारा छोटा सा होटल है और सीसीटीवी कैमरे हमारे यहाँ नहीं है। 9 जुलाई की रात को दिपेश पाटिल ने जब चेक इन किया तो ये औरत थी उसके साथ। सर, मिस्टर दिपेश यहाँ अकेले ही आए थे और दोनों आईडीज भी उन्हीं के पास थी, तो ये देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि कोई औरत उनके साथ है भी या नहीं। अच्छा, मैं सारे बिल देखना चाहूँ। दिपेश पाटिल ने 2 कप चाय मंगवाई थी। सर, अगर बिल में लिखा है तो डेफिनेटली मंगाई होगी। ये औरत है वो। साहब इतने लोग आते हैं, सब थोड़ी ना याद रहते हैं। वो आदमी भी पूछ रहा था ये औरत को कहीं देखा क्या। साहब मेरे को सचमुच में याद नहीं था। उसने 2 नारियल लिए थे, ये याद है। हाँ वो बरोबर याद है, और रहेगा ही ना साहब। 2 बार आया था मेरे पास, एक ही रिकॉर्ड बजाया जा रहा था। सर, शायद मैं दीपेश के इस खेल को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। दीपेश अपने बयान पे अड़ा है, इसलिए नहीं कि उसका बयान सच है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने बयान को सच बनाया है। सच बनाया मतलब? एक फिल्म देखी थी मैंने सर, उसका प्लॉट ये था कि एक आदमी कैसे अपनी प्लानिंग के जरिए पुलिस को गुमराह करता है। कैसे? वो सच का भ्रम क्रिएट करता है सर। सच और झूठ की ऐसे मिलावट करता है कि लोग उसके झूठ को सच मान लेते हैं। फिर वो अनजान लोगों को, मासूम लोगों को अपना मोहरा बनाकर अपने झूठ को सच साबित करता है, और वो लोग भी ये मान लेते हैं कि जो भी उन्होंने कहा वो सच है, जबकि वो था झूठ। दिपेश का मुंह खुलवाना है। सच का भ्रम पैदा करके वो सजा से बच निकलेगा, ये उसका भ्रम है, और उसका ये भ्रम मैं उसकी हड्डियों समेत तोड़ूंगा। क्या कर रहे हैं आप सर? क्या कर रहे हैं आप? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कविता को तूने ही मारा। सारे सबूत तूने प्लान किए। गणपतिपुले जाना तेरा एक प्लान था। कविता कहीं तेरे साथ नहीं गई। तूने पहले कविता को मारा और फिर उसका फोन लेकर तू गणपतिपुले गया। गया क्यों नहीं? ये झूठ है सर। झूठ है? हाँ झूठ है। सर, आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते सर। ठीक है, नहीं उठाता हाथ। सर ये गैर कानूनी है सर। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ का कानून भी मैं हूं। आप इस तरह मुझसे बात नहीं मनवा सकते। सर 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 अभी कुछ नहीं करो, जो भी काम है बाद में। 1 मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए। बोलो। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अनिल देशमुख यहाँ आया हुआ है, उस सारी कैदियों से अभी मिलना चाहता है। अभी? उसे कहो कि अभी जाए, कल आए। क्या ना थाना इंचार्ज बिजी है। लेकिन सर बहुत गड़बड़ हो गई है, इसकी चीखें सुनी उसने, शक हो गया उसे। सर हम लोग मुसीबत में आ सकते हैं। फरून, मैं जब तक इसके मुंह से सच नहीं सुन लेता मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाला। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? कानून की हिफाजत करने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। अच्छा, सब इंस्पेक्टर वरुण, आप यही सच्चाई मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे ना? वाह मिस्टर दीक्षित, सोचता हूं डंडे के साथ आपकी एक फोटो ले लूं तो कैसा रहेगा। आपको शायद लगता नहीं हो, लेकिन मुल्जिम भी इंसान होते हैं। आप उन्हें जानवरों की तरह नहीं पीट सकते। देशमुख, मेरे काम में टांग को तोड़ा। ये मेरा पुलिस स्टेशन है। मेरे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में मेरी इजाजत के बगैर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं एक वकील भी हूं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी। जब जब मुझे पता चलेगा कि किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी मुल्जिम के साथ कानूनी नीति नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं वहां आकर अपनी टांग अड़ाऊंगा। आप ये मत भूलिएगा कि मैं भी आपकी तरह एक कानून का रखवाला हूं। देशमुख, तुम कानून के रखवाले नहीं, बल्कि मुजरिमों के रखवाले, जो पैसे लेकर संगीन से संगीन मुजरिमों को कानून से बरी करवाते हैं। देखिए, आपको जो भी कहना है कहते रहिए, लेकिन प्लीज बाहर जाकर
क्योंकि मुझे यहाँ रिपोर्ट तैयार करनी है कि आप अपने मुलजिमों के साथ कैसे पेश आते हैं इसके बारे में, और मैं शुरुआत इनसे करता हूँ। वरुण साहब, क्या आप बताएंगे कौन है ये आदमी? सर, मेरा नाम दीपेश पाटिल है। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, फिर भी दीक्षित साहब ने मुझे बहुत मारा। कोई गलत केस में फंसा रहा है मुझे। जानता हूँ ये तो पुलिस के पुराने हथकंडे हैं। जब असली मुजरिम को ढूंढ नहीं पाते तो जो हाथ लगता है उसको मुजरिम बना देते हैं। क्या कृपा करके आप भी यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे? तो मिस्टर दीपेश। जी सर। क्या ऑफिसर दीक्षित ने आपको मारा? सिर्फ हाथ से नहीं, डंडे से भी मारा सर। वो मुझसे उस जुर्म का जबरदस्ती कन्फेशन करवाना चाह रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। क्या केस है आपका? वरुण, हम इस केस की तह तक पहुंच कर रहे हैं। मिस्टर दीपेश, मैं कल कोर्ट में आपके बेल के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन आप... नहीं, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पूरे केस की स्टडी करके आया हूं। आपकी वाइफ संध्या ने मुझे कांटेक्ट किया था। क्या? संध्या ने? जी। पुलिस के पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं आपको इंटरोगेट करने के, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए यही सही रहेगा कि बेल मिलने तक आप जुडिशियल कस्टडी में रहें ताकि इंटरोगेशन से बच सकें। डरिए मत, मैं हूं। अब बात करते हैं आपके केस की। देखिए, सीधी सी बात है कि आपके केस में आपके अलावा दूसरा कोई सस्पेक्ट है नहीं। मैंने स्टेटमेंट भी पढ़ा है आपका। आपके खिलाफ सबूत शायद इतने ना हों, लेकिन शक करने की वजह तो है ही। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको खुद को निर्दोष साबित करने के लिए, क्योंकि आप ही वो आखिरी इंसान थे जो मरहूम कविता जाधव के साथ आखिरी बार देखे गए। तो फिर मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? देखिए मिस्टर दीपेश, मैं आपको सिर्फ यहाँ से नहीं, जुडिशियल कस्टडी से भी निकालना चाहता हूँ, लेकिन छोटी सी अड़चन है। पुलिस को एक क्लू मिला है जो बेल मिलने में प्रॉब्लम दे सकता है। कैसा क्लू? देखिए, 9 जुलाई को आपकी कार मुंबई गोवा हाईवे पर एक टोल नाके पे लगे सीसीटीवी में स्पॉट हुई है। रात का वक्त था, आप कार में अकेले थे उस वक्त। कविता जाधव आपके साथ नहीं थी और वो होटल अर्पिता लॉज, वहाँ पे तो कोई सीसीटीवी था नहीं, इसलिए वहाँ से आप बच निकले। लेकिन ये जो टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज है, ये केस को आपके खिलाफ ले जा सकती है। क्या आपने वो फुटेज देखी? नहीं, लेकिन मेरे कुछ सोर्सेज हैं पुलिस में जिसके बारे में मैं अभी आपको बता नहीं सकता। उनके पास ये फुटेज है जिसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि आपकी ये गणपति पुले वाली कहानी जो है वो बनावटी थी। ये नामुमकिन है। देखिए मिस्टर दीपेश, मैं यहाँ ये तय करने नहीं आया हूँ कि पुलिस के लिए क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन। मैं आपका वकील हूँ और मेरा काम है आपको बचाना। आपकी सज़ा में नहीं, आपकी रिहाई में मेरा फ़ायदा है। और देखिए, ये तभी मैं कर सकता हूँ जब मुझे पता हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, अगर आप कुछ बताना नहीं चाहते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन कल जब कोर्ट में मेरे लिए आपके डिफेंस में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, आप ही का केस वीक होता चला जाएगा। ऐसी कोई फुटेज हो ही नहीं सकती, कहीं की भी नहीं। नहीं, ये आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने सारी प्लानिंग की थी, फुल प्रूफ प्लानिंग। होटल भी मैंने ऐसा चुना था जहाँ सीसीटीवी ना हो। नहीं मिस्टर दीपेश, देखिए, टोल नाके पर सीसीटीवी होते हैं और आपकी कार तो वहीं से गुजरी होगी ना। लेकिन मैं कार से गया ही नहीं था। अच्छा, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मुझे लगता है ना वो शायद कुछ खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। उन्हें खेलने दीजिए उनका खेल, हमारे पास तो हुक्म का इक्का है। प्लीज़। इसीलिए मैं बस से गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीसीटीवी बस के अंदर के लोगों को स्पॉट नहीं कर सकती। मैं कविता का मोबाइल हर जगह लेकर गया था। उसका आधार कार्ड भी मेरे पास था, उसी की कॉपी मैंने होटल में दी थी। अच्छा, मतलब कविता गणपति पुले गई नहीं थी? नहीं, जब उसने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया था तब मेरा सब कोई इरादा नहीं था उससे किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने का। मैं जानता था उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, मुझे उससे हमदर्दी थी और ये हमदर्दी धीमे धीमे मुझे उसके करीब ले गई। वो अपने पति और बेटे से दुखी थी, वो अक्सर अपना दर्द मुझसे बांटती थी। मैं उसका इमोशनल सपोर्ट था, लेकिन उसे सहारा देते देते पता नहीं कब मैं उसकी ओर खींचने लगा। मुझे उसमें एक ऐसी औरत नजर आने लगी
जिसे प्यार की जरूरत थी। पता ही नहीं चला बात कब इतनी आगे बढ़ गई और हम करीब आने लगे। हमारा रिश्ता उसके जख्मों का मरहम था और मुझे भी वो पसंद आने लगी थी। लेकिन ये रिश्ता जिंदगी भर का रिश्ता थोड़ी ना था। मेरा एक हंसता खेलता परिवार है। मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। मेरी पत्नी, मेरी बेटी, ये तो मेरी जिंदगी है। क्या ये कविता तुम्हारा परिवार तोड़ना चाहती थी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपने परिवार से दूर जाना चाहती थी और उसे ऐसा लगता था कि मैं वो जरिया बन सकता हूं जिससे वो अपने परिवार से दूर जा सकती है। दीपेश, तुम मुझसे शादी करोगे? जब उसने पहली बार ये पूछा तब मुझे समझ में आया कि बात इतनी आगे बढ़ गई। लेकिन तुमने मना नहीं किया उसे? मना किया सर, उसे दुख भी हुआ, लेकिन उसे मेरी जरूरत थी और मुझे भी उसकी आदत पड़ गई थी, तो रिश्ता आगे बढ़ता गया। मानता हूं कि उसने जिंदगी में काफी दुख झेले थे, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं था। उसकी उम्मीदें बढ़ने लगी थी सर। धीमे धीमे मजा सजा बनने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी जिंदगी का नर्क मेरी जिंदगी में घुसेड़ देगी और मुझे उसे ऐसा करने से रोकना था। उस फिल्म में मैंने देखा कि एक आम आदमी किस तरह चालाकी से झूठ को सच बना देता है, कैसे अपने जुर्म से बच निकलता है। और कविता ने देखा कि एक आम आदमी अपने परिवार को बनाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता। दीपेश, क्या हमारा भी ऐसा परिवार हो सकता है? बस बहुत मजे कर लिए। अब मैं उसकी जिंदगी से दूर जाना चाहता था और चाहता था कि वो भी मेरी जिंदगी से चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उसे मुझ में नजर आ रही थी अपनी जिंदगी की नई मंजिल और मुझे नजर आ रहा था कि मेरा परिवार बिखर सकता है उसकी वजह से। लेकिन ये 9 जुलाई को क्या हुआ था? शाम को 5:30 बजे थे। सारे वर्कर्स जा चुके थे, ऑफिस में सिर्फ मैं और वही थे। देखो कविता, फिर से अपना शादी का पुराण शुरू मत कर देना प्लीज। मैंने तो सोचा था मैं अपने लिए एक नई जिंदगी ढूंढ लूंगी तुम्हारे साथ। वो गलती थी मेरी, मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। तुमसे हमदर्दी थी मुझे, I mean है। हमदर्दी? तुम्हें मुझसे सिर्फ हमदर्दी है और कुछ नहीं? हाँ, और कुछ नहीं। तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द सब सच है, लेकिन उसकी दवा मैं नहीं हूं। तुम्हें डर है ना कि मेरा दुख तुम्हारी जिंदगी को दर्द से भर देगा? अभी से दुख भर दिया है कविता। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुमसे रिश्ता रखा। अब ये रिश्ता मेरे लिए बोझ बन गया, बोझ। देखो कविता, समझने की कोशिश करो। तुम अपनी फैमिली को छोड़ना चाहती हो क्योंकि तुम उनसे दुखी हो। मैं खुश हूं अपनी फैमिली के साथ। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए थे? मजे करने के लिए? तो क्या एक्सपेक्ट करती हो तुम मुझसे? शादी कर लूं तुमसे जस्ट बिकॉज हम साथ में सोए? एक बात समझ लो, मैं तुम्हारे लिए अपने घर को नहीं तोड़ सकता। तुम्हें अपनी खुशी, अपनी मंजिल कहीं और ढूंढनी होगी। मैं नहीं हूं तुम्हारी मंजिल। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं तुमसे, मेरी जिंदगी, मेरा ये ऑफिस छोड़ के चली जाओ प्लीज। कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए था। तुम्हारे लिए मैं एक टाइम पास। देखो कविता, जो कुछ हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। खुद को विक्टिम बनाकर मुझे गिल्टी फील करवाने की कोशिश मत करना। गिल्टी हो? 22 सालों से मैं घुट रही हूं। मेरा दर्द, दुख, मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने मैंने खोल के रखी थी, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म में दिलचस्पी थी। सब कुछ जानते थे तुम, फिर भी तुमने मुझे झूठे वादे किए, ये झूठा दिलासा दिलाया कि तुम मुझे उस नर्क से निकालोगे, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि उस नर्क में वापस चली जाओ। तो क्या चाहती हो मुझसे तुम? अपनी फैमिली को उस नर्क में धकेल दो? अपनी बीवी को तलाक दे दूं? जब मेरे साथ सो रहे थे तब तो तुम्हें अपनी फैमिली और बीवी याद नहीं आ रही थी। आज अचानक तुम्हें अपनी बीवी की बड़ी फिक्र हो रही है। तुम बहुत बड़े कमीने हो दीपेश। सच तो यह है कि तुम अपनी बीवी से बोर हो रहे थे,
इसलिए तुम मेरे साथ आके सोते थे? तुम्हें वो खुश नहीं रख पाती थी ना, इसलिए तुम मेरे पास खुशी ढूंढते थे। क्यों? मिलूं तुम्हारी बीवी से, उसे बता तो दूं पतियों को कैसे खुश रखा जा सकता है। मुझे धमकी मत देना। मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, तुम्हारी जिंदगी पहले से बर्बाद थी। ठीक है, फिर देख लो अभी, जब एक बर्बाद औरत किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की ठान लेती है ना, तो क्या होता है। मैं बहुत डर गया था। वो अपनी जिंदगी में खुशी लाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू थी। वो एक चोट खाई औरत थी जो कुछ भी कर सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि उसे रोकना होगा। हाँ आओ ना केंद्र, ये ड्रम अर्जेंटली पनवेल पहुंचाना है, पुणे से एक पार्टी आ रही है। ठीक है सेठ, मैं देके आता हूँ। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, बाहर की पार्टी है ना, तुम जरा उठाने में मदद करो। जी। कविता की बॉडी को ड्रम में डालती है और उसे पनवेल में एक उजाड़ जगह पे लेंगे। यहाँ पर ठीक है सेठ जी, मैं रुकता हूँ ना, आप अकेले कैसे? अरे नहीं, पार्टी से बात हुई है, उनके 4-5 आदमी आ रहे हैं, वो लोग उठा लेंगे। ये लो रखो। अरे इसकी क्या जरूरत है सेठ जी? रखो, रास्ते में चाय पानी कर लेना, मैं टैक्सी से आ जाऊँगा। जी 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 सेठ। इस तरह मैंने उससे छुटकारा पाया। फिर मैं ऑफिस आया, सारा खून साफ किया। कविता का बैग मेरे पास था, मैंने उसका मोबाइल लिया। तभी मुझे वो फिल्म याद आई और मेरा दिमाग चलने लगा। अरे कहाँ हो आप? कब से फोन लगा रही हूँ। हाँ वो मैं जरा बिजी था। अच्छा सुनो, मुझे अभी के अभी गणपतिपुले जाना होगा। गणपतिपुले? ऐसे अचानक? हाँ वो एक अर्जेंट काम है, मैं आके बताता हूँ। ठीक है। फिर मैंने कविता के पति को मैसेज भेजा और फोन स्विच ऑफ कर दिया और गणपतिपुले के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह मैंने गणपतिपुले से कविता के पति को फिर से मैसेज किया, ताकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो तो ये साबित हो सके कि कविता गणपतिपुले में ही थी। अच्छा खेल खेला है आपने, एकदम दिमाग से। मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि पुलिस मेरे बयान की सच्चाई जानने गणपतिपुले जरूर जाएगी। देखिए मिस्टर दीपेश, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना स्टेटमेंट चेंज मत कीजिएगा। जी। आप निकल आओगे इस केस, डोंट वरी। दरवाजा खोलना। ए सुनो, नगेंद्र नाम है तुम्हारा? जी। चल, कुछ बात करनी है तुझसे। सर, टेम्पो के ड्राइवर नागेंद्र का स्टेटमेंट ले लिया है। 9 जुलाई की रात को टेम्पो कब और कहाँ था, सारी डिटेल्स मिल गई हैं। वरुण, ड्राइवर के साथ अपने किसी आदमी को उस स्पॉट पर भेजो जहां पर ड्राइवर ने दीपेश को ड्रॉप किया था ड्रम के साथ। कांस्टेबल वाडकर ऑलरेडी निकल चुका है सर, वो पूरे रूट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगा। उस इलाके के टोल नाका का सीसीटीवी फुटेज लेना मत भूलना, हो सकता है वहां से हमें टेम्पो की मूवमेंट मिल जाए। इस दीपेश पाटिल के खिलाफ हमें स्ट्रॉन्ग केस फाइल करना है। संध्या, देशमुख जी ने बेल की एप्लीकेशन कर दी? देशमुख? कौन देशमुख? तुमने जिसे भेजा था वो वकील? मैंने नहीं तो, उल्टा मैं आपसे पूछने वाली थी कि मैं किसी वकील को कंसल्ट करूं। तो वो कौन था? सर, गुड देशमुख, अच्छी एक्टिंग की तुमने। सॉरी सर, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा भड़क गया आप पे। अरे नहीं, अच्छा किया, झूठा ड्रामा करके झूठे से सच उकलवाया। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे कैसे हो सकता है? अनिल देशमुख नाम था उसका।
ह्यूमन राइट्स का भी कुछ काम करता था। पाटिल साहब, वो अनिल देशमुख कोई वकील नहीं, बल्कि हमारे ही डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल है। जी क्या है पाटिल साहब, आपके जैसे क्रिमिनल सोचते हैं कि वो टीवी और फिल्में देखकर क्राइम करने के नए नए तरीके सीख सकते हैं और उतनी ही चालाकी से उन्हें छिपा भी सकते हैं। क्राइम ना कितनी भी अच्छी प्लानिंग के साथ कर लो, लेकिन अपराधी की एक ही मंजिल होती है और वो है सलाखों के पीछे। दीपेश, सच बताइए मुझे, क्या किया है आपने? ये सच है, कविता जी परेशान थी अपनी जिंदगी से, तुम दोनों को छोड़कर जाना चाहती थी। उनको लगता था दीपेश के साथ जो वो नई जिंदगी शुरू करेंगी वो जिंदगी इस जिंदगी से बेहतर होगी, और दीपेश अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे ही उसे डर लगा कि उनकी वजह से उसका घर टूट सकता है, उसे उनको मार डाला। हम लोग तो उसके लायक कभी थे ही नहीं, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। दीपेश पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, सबूत मिटाने के लिए धारा 201 लगाई गई है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। दीपेश ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था, एक परफेक्ट एलिबी क्रिएट की थी, अपने जुर्म पर पर्दा डालने का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन ये फुल प्रूफ प्लान फेल हो गया। शायद कविता अपनी तकलीफों से बाहर निकल सकती थी, बजाय एक ऐसे रिश्ते में उलझने के जिसमें नजर आ रहा समाधान दरअसल एक भ्रम था जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। हर इंसान की अपनी समस्याएं होती हैं और वो अपने तरीके से उसका समाधान खोजता है। इस पर फैसला सुनाने का किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन अपनी समस्याओं से जूझ रहे इंसान को यह पता होना चाहिए कि उसकी तकलीफ में सहारा देने वाले शख्स की मदद कर पाने की भी एक हद है, एक सीमा है, जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए। क्योंकि सच यही है कि आखिर में इंसान को अपनी तकलीफों का हल खुद ही ढूंढना पड़ता है। अपनी मंजिल, अपनी आजादी को हासिल करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की है और इसे वो किसी दूसरे पर थोप नहीं सकता। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।